अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। प्रोग्राम में आगे जाकर हमने बात करनी है वफाकी हुकूमत ने कुछ अहम फैसले किए हैं, उसके ऊपर अपने तजियाकारों की राय जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड्स, जिसको उर्फ़ आम में अलकादिर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, उसमें रिलीफ मांग लिया है नैब तरामीम के तहत। ये आज जो इमरान खान के वकला हैं उनकी तरफ से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई और कहा गया कि काबीना के तमाम फैसलों को ये जो तरामीम हुई हैं इसके तहत कवर हासिल है, इसलिए अब ये केस बनता ही नहीं है और इमरान खान को इस केस में बरी किया जाए। अब दिलचस्प क्या बात है, ये जो तरामीम हैं इसी के सिलसिले में इमरान खान ने इनको चैलेंज किया था, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसका फैसला कल आया, बल्कि इसके ऊपर एक सियासी बयानिया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने बनाया हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि उनके मुखालिफिन यानी बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने ये तरामीम करके अपने लिए बेनिफिट्स लिए, अपने केसेस ख़त्म करवाए, NRO 2 लिया। लेकिन अब इमरान खान इन्हीं तरामीम के ज़रिए अपने केसेस में भी रिलीफ मांग रहे हैं। तो ज़रा अपने तजियाकारों के सामने ये सवाल रखा है हमने कि कौन सा फ़ैसला खान साहब का दुरुस्त है, वो चैलेंज जो किया था उन्होंने इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में, वो फ़ैसला, या फिर अब जब रिलीफ मांग रहे हैं इन्हीं तरामीम के तहत ये फ़ैसला। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। फ़खर, आप सबसे पहले बताइएगा, खान साहब के इस फ़ैसले की क्या जवाज़ है और क्या वो दुरुस्त है? बिल्कुल अलीना, देखें आज ही इनकी पार्टी की तरफ से और इनकी जो लीगल टीम है उन्होंने इसको चैलेंज अप्लाई किया है इस हवाले से कि इमरान खान को इस हवाले रिलीफ दिया जाए ये इस कानून की रोशनी में। लेकिन आज ही इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए फिर इसको जो है वो NRO भी और एक चोरों को उनकी जो करप्शन है उनको माफ़ करने का भी ये दिया है, दोबारा से बयान दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके शुरू से ही कॉल ऑफ फेल में तजाद है। ये इनका जो पूरे अगर आप सियासी करियर उठा दें तो ये एहतसाब का नारा लगाते आए हैं, लेकिन अगर हम इनके दौरे हुकूमत में देख लें तो जो करप्शन के जो इंडेक्स था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, वो 2018 में 117 से पाकिस्तान की रैंकिंग गिरते हुए 140 पे पहुँच गई थी। तो ये हमेशा से इमरान खान जो बात करते हैं उसका बिल्कुल उलट करते हैं। ये चाहे इन्होंने नैब का जो चैलेंज करने का हो, फिर उसी बिल के तहत रिलीफ लेने का हो। देखें, अगर आप ये अलकादिर ट्रस्ट केस के भी उसको हकायक को देखा जाए तो मैंने बतौर एक सहाफ़ी के हमेशा से ये जो इस तरह की स्टोरीज़ की हैं, जो एक जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है उसमें एक मेन चीज़ होती है लेयरिंग, कि आप अपनी जो एक दौलत इस तरह की होती है ये जो करप्शन की प्रोसीड के उसमें, तो उसकी आप लेयरिंग करके ताकि वो डिटेक्ट ना कर सके। तो ये अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में भी इस तरह की आपको एग्जांपल नज़र आएगी कि पहले ये जो ज़मीन ली गई वो जुल्फ़ी बुखारी के नाम पे की गई, फिर जुल्फ़ी बुखारी आगे एक ट्रस्ट के नाम के ऊपर वो कर रहे हैं। तो ये शुरू से ही इनका ये जो कॉल ऑफ फेल में तजाद है। मैं समझता हूँ कि आज ये बिल्कुल वाज़े हो गया है, इस नैब जो तरमीमी बिल है उसके तहत इन्होंने वो जो लिया है। बट ये बताएं, यकीनन आपकी कहीं ना कहीं कानूनी माहिर से भी बात हुई होगी, क्या खान साहब का रिलीफ लेना उनको मिल भी सकता है इस केस में? आई अंडरस्टैंड कि काबीना के फैसलों को कवर हासिल है नई तरामीम में, लेकिन इस तरह से ब्लंटली पूरी काबीना से दिखाए बगैर चीज़ें करवा लेना, क्या उनको भी रिलीफ हासिल होगा, कवर हासिल होगा? बिल्कुल अलीना, इसमें दो अहम पॉइंट्स हैं। एक तो वही जो काबीना से इजाज़त वाला है कि ये उससे पहले ही ये जो डील थी वो हो चुकी थी, और दूसरी जो अहम बात है वो थ्रेश होल्ड है जो इस नए तरमीम के बाद के जो 500 मिलियन वाला थ्रेश होल्ड है कि उससे ऊपर के कोई भी केसेस होंगे वो नैब उसको टेकअप करेगा, उससे जो बाकी नीचे वाले होंगे दूसरे इदारे एंटी करप्शन उसमें वो लिए जाएंगे। तो ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला है तो वो मैं समझता हूँ कि ये जो उसका थ्रेश होल्ड है ये उससे अबव है, तो ये नैब इसको टेकअप कर सकता है और इस हवाले से मजीद वो कर सकता है। लेकिन ये क्योंकि मामला अब इन्होंने अप्लाई कर दिया है अदालत में, अब देखें उस पर अदालत। अच्छा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया, थ्रेशोल्ड। भट्टी साहब, खान साहब ने जो थ्रेशोल्ड सेट किया सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उन्होंने कहा NRO 2 हैं ये जो नैब अमेंडमेंट्स हैं, अब खुद ही उस थ्रेशोल्ड के ऊपर खान साहब पूरा उतरते नहीं उतरते, क्या कहें? इन तरामीम से मैडम शेख के 460 रेफरेंस, 270 तहकीकात, 456 इंक्वायरियां, 623 शिकायत पर असर पड़ेगा। एक सदर, 7 साबिक वज़ीर आज़म और बेहिसाब वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स मुस्तफीद होंगे बिलाशुबा। अब इन तरामीम के बाद होगा क्या? नैब का क्या होगा? टूथलेस हो गया। कैसे कि नैब हुकूमत के अंडर आ गया, साहब अदालत के जज भी हुकूमत लगाएगी।
अब मैडम शेख, बिलाशुबा जैसे कल मैंने कहा था कि इस मुल्क में एक अकेला इमरान खान था जिसने इस एनआरओ को चैलेंज किया। बिलाशुबा इमरान खान पर यह भी सच है कि ज्यादातर मुकदमे झूठे, मनगढ़ंत और जाली हैं। सीता वाइट जैसा मुकदमा, इद्दत में निकाह केस जैसा मुकदमा, बिलाशुबा ये भी इमरान खान बता चुके थे उसमें सुप्रीम कोर्ट के वीडियो लिंक पेशी पर के मुझे पता था कि मैं भी मुस्तफीद हूंगा, लेकिन मैंने इनको चैलेंज किया। और ये भी बताता चलूं मैडम शेख कि इमरान खान के वकला ने इनको मशवरा दिया था जब ये अभी केस चल रहा था कि आप स्टेप बाय स्टेप पीछे हट जाएं, हमें इससे बड़ा फायदा होगा। इमरान खान ने उस वक्त इनकार कर दिया। ठीक है। लेकिन मैडम शेख जब, और मुझे ये भी पता है कि बिलाशुबा 190 मिलियन पाउंड केस का ना कोई सर है ना कोई पैर है, मगर जब इमरान खान साहब से दरखास्त है और कहना यह है कि जब आपने इन तरमीम की मुखालफत की, जब आपने इन्हें एनआरओ कहा, जब आपने इन्हें चोरों डाकुओं की जन्नत कहा, और फिर इस बहती गंगा में आपको हाथ नहीं धोने चाहिए थे, फिर खा ये तरमीम हो जाती, आपको मेरिट पर अपने केस लड़ने चाहिए थे। और मेरे ख्याल में इन तरमीम को चैलेंज करना जो है वो इमरान खान का एक कमाल का फैसला था। इन तरमीम से फायदा उठाना नहीं। ये आपको फैसला नहीं अच्छा लगा जो खान साहब ने अब? अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर कह दूं सर, वो 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक आपने कहा ना कोई सर है ना पैर है, आपके मुताबिक माजी में आप ही कह चुके हैं कि खान साहब के खिलाफ जो सबसे तगड़े केसेस हैं उनमें से एक 190 मिलियन पाउंड है। जी जी मैडम शेख, उसका सर और पाँव मैंने इसलिए कहा कि पैसे वापस हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अकाउंट से निकाल कर वापस कर दिए, और अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी या वो मौजूद है, तो अब पता नहीं फिर किस पे केस चल रहा है। सर नहीं, मामला यही है ना, वो जो मैं बल्कि आगे इसको ले जाती हूँ ताकि जो पैनलिस्ट हैं वो बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सके। बेनज़ीर जी जी बेनज़ीर, आप कहिएगा ये जो खान साहब का फैसला है, क्या आप समझती हैं दुरुस्त फैसला है खान साहब का, या फिर इससे नुकसान होगा इमरान खान साहब को? अलीना, ये कल भी मैंने बात कही थी कि चैलेंज करने का जो फैसला था इमरान खान साहब को, खासतौर पे ये जो 2 कानून थे, ये बिल्कुल गलत फैसला था। क्योंकि ये बहुत सी और चीज़ें हैं जैसे मैंने कल कहा जिस पे हुकूमत पे तनकीद की जा सकती है, ये वो कवानीन नहीं थे जिन पे आप तनकीद कर सकते हो। ये एक छोटी सी कोशिश थी और कुछ बेहतर कोशिश थी नैब के कानून को बेहतर करने की, लेकिन जैसे और भी बहुत से मामलात हैं, नादरा चेयरमैन के हवाले से जो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें आप देख लें कि हुकूमत के बारे में क्या कहा गया है ना, एडवर्टाइज की पोस्ट और उठा के अपॉइंट कर दिया और कहा कि बस नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हम कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे तनकीद की जा सकती थी। ये क्यों इमरान खान साहब अदालत लेके गए, ये मामला मेरी तो समझ से बाहर है। जहां तक रिलीफ की बात है, देखें अलीना, जो 3 केसेस हैं नैब के पास, बिल्कुल क्योंकि 500 मिलियन का थ्रेशोल्ड है, तो जो 2 तोशा खाना के केसेस हैं वो तो उससे नीचे, थ्रेशोल्ड से नीचे आते हैं। एक मेरे ख्याल से 70 मिलियन का है और एक 140 मिलियन का है, लेकिन वो भी केसेस बंद नहीं होंगे, उसमें रिलीफ नहीं मिलेगा, बस वो केस ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे फोरम पे, जो भी रेलेवेंट फोरम है, एंटी करप्शन यूनिट है, FBI है। ये जो अलकादर ट्रस्ट का केस है लीना, इसमें कल भी ये बात हो रही थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अब देखना पड़ेगा नैब प्ली क्या लेती है। बिल्कुल तरमीम में ये लिखा हुआ है कि काबीना का फैसला जो है वो अब नैब नहीं देख सकती, उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, लेकिन तरमीम में आगे ये भी लिखा हुआ है अनलेस कि कोई ऐसा फैसला हो जिससे कोई मॉनेटरी गेन हुआ हो, तो हो सकता है नैब ये प्ली ले अदालत में जाके कि ये जो काबीना में फैसला हुआ था इससे इमरान खान साहब को, जिस वक्त वजीर आजम थे, उनको डायरेक्टली फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ। अब वो कितना मजबूत केस होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है इस केस को ओपन रखने के लिए और नैब की जुरिस्डिक्शन में रखने के लिए ये प्ली ली जाए इस हवाले से। जहां तक बयानिया की बात है लीना, देखिए बयानिया कमजोर तो होना चाहिए इमरान खान साहब का, क्योंकि सिर्फ वो इसकी ओनरशिप नहीं ले रहे थे इस केस की, वो तो कह रहे थे मुझे वकील की भी जरूरत नहीं है, मैं तो ये केस जो है खुद लड़ूंगा अपना। और बल्कि जब ये केस पहले गया अदालत में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में, तो तब तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं दोनों जो अमेंडमेंट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक डाउन करवाना चाहता हूँ। वो तो फिर अदालत ने कहा कि नहीं, इसकी कुछ सेक्शंस हैं उनको देख लेते हैं, पूरे कानून को नहीं देखते, लेकिन वो तो पूरे की पूरी अमेंडमेंट, सारी अमेंडमेंट्स के खिलाफ थे और सबको स्ट्राइक डाउन करवाना चाहते थे। लेकिन ये जो रिलीफ का मुतालबा है लीना, देखिए इस वक्त तक
तो दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त ये कानून तो अब है और इस कानून की वजह से बहुत से सियासतदानों को और बहुत से लोगों को जिनके केसेस नैब के पास थे वो ट्रांसफर भी हुए हैं और उन जो है वो वापस नैब को भी भिजवाए गए हैं। बल्कि पिछले साल नैब ने आपको याद होगा एक लिस्ट भी जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट में, 140 पेजेस की वो लिस्ट थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ये वो केसेस हैं तो तरमीम के बाद हमने ट्रांसफर कर दिए हैं या वापस नैब को भिजवा दिए गए, जिसमें बहुत से सियासतदानों के नाम थे। आसिफ अली ज़रदारी साहब का नाम था, शहबाज शरीफ साहब का नाम था, नवाज शरीफ साहब का नाम था। इस वक्त उन केसेस का क्या स्टेटस है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर ये बात इमरान खान साहब की भी फिर दुरुस्त है कि ठीक है अगर वो केसेस जो है अब नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते तो फिर मेरा भी केस नैब की जुरिस्डिक्शन में अगर नहीं आता तो फिर वापस लिया जाए नैब से। मैं साहब क्या समझते हैं, आपके ज़ाविये से इसको देखते हैं? जैसे बेनज़ीर ने अभी कहा ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, अगर बाकी सब ने रिलीफ लिया तो वही ठीक है, लेकिन खान साहब फिर बाकी सब पे बड़ी लान तान करते थे क्योंकि उन्होंने रिलीफ लिया, तो इखलाकी तौर पे खान साहब को नहीं लेना चाहिए रिलीफ। देखिए कितनी मज़ाक़खेज़ चीज़ है कि ज़ाहिर है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, लेकिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में केस का ट्रांसफ़र होने में एक साइन ऑफ रिलीफ क्यों नज़र आता है? इससे बजाते ख़ुद उस डिपार्टमेंट की साख पर कितना बड़ा सवाल है। यदि केस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट चला गया है तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। कुछ साल पहले इसी हमारे शहर में जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर थे उनको करप्शन के बुनियाद उस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया था। हमारे यहाँ जो एहतसाब का निज़ाम रहा है वो हमेशा इंतकाम का निशाना बना है। बदकिस्मती से एहतसाब को इस्तेमाल किया गया। आप नैब से पहले एहतसाब ब्यूरो उठा लें, उससे पहले और डिपार्टमेंट्स उठा लें, तो ये सिलसिला चलता रहा। ये इमरान खान साहब जब आए थे ज़ाहिर है उन्होंने एक बड़ी उनका एक बयानिया था नवाज शरीफ, जरदारी और करप्शन और इस सब पे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास थी कि वो एक ऐसा निज़ाम बनाते नैब का कि जो इंतकाम का वो नहीं बनता नज़र आता। एक आप डिपार्टमेंट अब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए मिनिस्टर्स अगर आपके लोग मुसलसल नैब पर वो करते रहेंगे, और जो हमारे यहाँ उस वक्त की नैब थी उनके अफसरान से जब गुफ्तगू होती थी तो वो यही कहते थे कि हमें एक ही डायरेक्शन है कि जी इनकी करप्शन को पकड़ो। जब ये वर्ड आ जाता है ना कि इनकी करप्शन को पकड़ो, ये नहीं कि आपने इंस्टीट्यूशन बनाया। बदकिस्मती से अगर इमरान खान साहब इंस्टीट्यूशन बना जाते हैं कि जिसको कोई टच नहीं कर सकता था, एहतसाब का एक निज़ाम होता, उसमें चाहे जरदारी पकड़े जाते, चाहे नवाज शरीफ पकड़े जाते या ख़ुद PTI के लोग पकड़े जाते, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता। तो हम बदकिस्मती से टारगेट करते हैं। हमारी यहाँ अकाउंटेबिलिटी टारगेटेड होती है, हमारी यहाँ अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड नहीं होती, जिसकी वजह से क्वेश्चन होते हैं। आज दूसरी बात यह कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान आज जो बात कर रहे हैं वो उसमें गलती नहीं है, इसलिए कि उन्होंने एक फ़ाइट की। वो समझते थे कि ये जो तरामीम है गलत है, उन्होंने चैलेंज किया उसको, वो रिजेक्ट कर दी कोर्ट ने। अब कोर्ट ने कहा कि नहीं ये दुरुस्त हैं, तो क्या वो उससे फ़ायदा नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? इसमें कॉन्ट्रडिक्शन की क्या बात है? क्या जो 12 अक्टूबर 1999 का कू आया उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने उस कू को जायज़ करार दे दिया, क्या पाकिस्तान की किसी सियासी क़यादत ने उसको दुरुस्त करार दिया? नहीं किया। लेकिन जनरल मुशर्रफ के तहत होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लिया सब ने। इससे हालांकि पीपल्स पार्टी भी आउट कर दी गई, नवाज शरीफ भी आउट कर दिए गए, बेनज़ीर भी आउट कर दी गई, लेकिन दोनों सियासी जमातों ने हिस्सा लिया इंतखाबात में, इसलिए कि मजबूरी है। आप क्या करेंगे उसके ख़िलाफ़? तो आज अगर वो नहीं लें उससे रिलीफ तो क्या करें? आपने एक फ़ाइट की, आप समझे, आज भी समझते हैं आप कि उनको चाहे वो सही है या गलत, इमरान खान साहब ने उसको चैलेंज किया, कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब वो जो कानून बन गया है उस कानून का वो रिलीफ तो लेंगे उसमें, लेकिन फिर सर वो सवाल बनता है ना कि वो सारी इखलाकियात और इखलाकी बर्तरी और एक हायर मॉरल पोजीशन वो कहाँ गई? भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके ऊपर, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। जी, मैं मैडम शेख जो आपने बात की वही बात करना चाहता हूं कि देखिए, जब आप अपना एक इसमें कोई शक नहीं, अब इमरान खान को हक हासिल है कि वो इन तरमीम से फायदा उठाएं, लेकिन मजहर भाई जिस चीज के खिलाफ आप बोल रहे हो, जिस चीज को आप अफसोसनाक और शर्मनाक करार दे रहे हो और जो आप इखलाकी मयार सेट कर रहे हो, फिर जब उसी बहती गंगा में आप हाथ धोते हैं तो फिर जरा वो फील होता है। वरना उनका हक है
वो कुछ भी करें। भट्टी साहब देखिए, भट्टी साहब देखिए, ये बहती गंगा वाला मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुल्क में मार्शल लगता है, मार्शल के खिलाफ आवाज़ उठती है, आप फाइट करते हैं, कोर्ट चैलेंज करते हैं, चाहे ज़िया का मार्शल लॉ या मुशर्रफ का मार्शल लॉ, लेकिन जब वो आपकी वही अदालतें उस मार्शल लॉ को जायज़ करार दे देती हैं, उसी मार्शल लॉ के तहत कवानीन बनते हैं, तो वो क्या करें सियासी जमातें? या तो लेकिन मजहर भाई, क्या मैं और आप उस मार्शल लॉ को मानेंगे? नहीं मानते ना। अयूब खान को, ज़ियाउल हक को, परवेज मुशर्रफ को नहीं मानते? भट्टी साहब मैं नहीं मानता, लेकिन मैं कवर दिया है। नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन 2002 के तहत जो इलेक्शंस हुए उसमें हिस्सा लिया ना मैंने, उसमें हिस्सा भी लिया, गवर्नमेंट भी बनाई। सर मेरा ख्याल है हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। अगर आप एक स्टेप पीछे जाएं, अदालतों की आप लोग बात कर रहे हैं, जब पीसीओ के तहत हल्फ लिया उसके खिलाफ पूरी तहरीक चली, आप लोगों ने उसको गलत कहा। नहीं मैडम शेख, आज भी जस्टिस मुनीर का नाम मजहर साहब किस हैसियत में लेते हैं? ना अच्छी हैसियत में लेते हैं। एब्सोल्युटली साहब, हम किसी चीज पर पोजीशन लेना वो एक बात होती है। मैं आज भी नजरिए जरूरत के तहत, आपकी अदालतें नजरिए जरूरत के, लेकिन वही इफ्तिखार चौधरी जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ भी लिया, उसी इफ्तिखार चौधरी ने जब इनकार किया तो उसके साथ, क्योंकि उसमें इफ्तिखार चौधरी मैटर नहीं करता था। एक मंजर आपके सामने रखता हूं, अगर इमरान खान साहब आज इस पे ना दरखास्त देते और उनको खुदा ना खास्ता सजा हो जाती, तो मैं और आप मिलकर बैठ के ये कह रहे होते कि वो भी रिलीफ ले सकते थे, लेकिन नहीं। ये रिलीफ नहीं है, उन्होंने नहीं लिया। भट्टी साहब, ये रिलीफ नहीं है। मेरा अदालत के या इमरान खान का अदालत के इस फैसले पर एतराज़ हो सकता है, उस पर एतराज़ होना चाहिए उनके नुक्ते नज़र से कि उन्होंने उनकी पिटीशन, लेकिन अगर एक 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच ने एक यूनानिमस फैसला कर दिया, वो मुल्क का कानून बन गया। सर बट खान साहब की जवाबदीद थी ना, अगर वो चाहते तो वो कहते नहीं मेरे केस में जान नहीं है, तुम लोग ट्राई करो, तो फिर यहाँ पे साबित तो करने से खड़ा हूं, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये कि वो सुप्रीम कोर्ट की लेकिन मजहर साहब, हो सकता है आप रिलीफ ना कह रहे हैं, मगर इमरान खान साहब तो इसको एनआरओ कह रहे थे ना। नहीं, मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूं भट्टी साहब, मैं तो एक बात कह रहा हूं, भी ले लेते हैं। देखिए भट्टी साहब, एक बात है कि काजी फायद ईसा पर इमरान खान साहब ने एतराज़ किया और उनका इतराज़ मुख्तलिफ, लेकिन उन्हीं अदालतों में जिनके चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं, उन्हीं अदालतों में आप केस भी लड़ रहे हैं ना। आप कह देते कि बॉयकॉट कर देते। नवाज शरीफ साहब पनामा में सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में पनामा का केस अपनी तौर पे उन्होंने लड़ा। वो कह देते मैं बॉयकॉट करता हूं, मैं इस अदालत को मानता ही नहीं, देते रहे आप जो भी फैसला। दो ही पोजीशंस होती हैं, या तो आप कहें कि जी आए चलें, आप सजा दे दें मुझे। सर तो यही तो हम बात कर रहे हैं, वो भट्टी साहब एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि अगर खान साहब ये कह दें तो ये ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए, पॉलिटिकली उनके लिए ज्यादा बेहतर होता। फखर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर? फखर। अलीना देखें, एक सीधी और सादा सी बात है, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, ये काफ़ी महीनों से ये चल रहा है। इसके ऊपर जो ट्रायल है एहतसाब अदालत में, अगर आप पिछले 1 महीने का वो देख लें, कार्रवाई देख लें, तो इनकी जो लीगल टीम है वो कंटिन्यूसली जो अदालती जो ट्रायल का वो थी प्रोसीडिंग थी उसमें नहीं आ रही थी, जानबूझ के डिले किया जा रहा था। फिर इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की वहाँ पे कि ये जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का था, नैब के जो एग्जेक्टिव बोर्ड के मिनट्स थे उसके मुताबिक ये किया गया। मतलब ये इन्होंने जितनी भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो सकती थी वो की हैं ताकि ये इस केस का फैसला ना हो। क्यों? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आना था, क्योंकि ये ऑब्वियस था कि 3 महीने के अंदर अंदर जब ये एक फैसले का वो जो समाअत है मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आता है। तो ये इनको पता था कि ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में फैसला आना है, तब तक जितनी कोशिश की जाए डिले किया जाए, और उसके बाद फिर ये इन्होंने उसके ऊपर ये अब रिलीफ मांग लिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इमरान खान, ये कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आ गया रिलीफ तो इमरान खान ने उससे वो किया है। ये एक डेलिब्रेट इनकी पॉलिसी थी जो इन्होंने वो अवाम को, लोगों को दिखाने के लिए जो है वो एक चैलेंज किया हुआ था। ये इनको पता था कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी नहीं है। वो जो साबिक चीफ जस्टिस थे वो वैसे ही जाते हुए इनको दे गए थे रिलीफ, ये इस अदालत में नहीं रुकना। इसलिए इनकी लीगल टीम ने और इन्होंने ये इस केस को बेशक ये जवाब देकर के हमने इसको चैलेंज किया हुआ था, चले अब हमारा कानूनी, और बेशक ये खान साहब का अब कानूनी हक है, लेकिन इखलाकी तौर पर बेनज़ीर क्या खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, क्या उनको मानने वाले, क्या उनका विजन मानने वाले ये बात समझेंगे?
अलीना, मुझे नहीं पता उनके वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं उनको कोई फर्क पड़ेगा इस किस्म के केसेस के बारे में, क्योंकि एक बयानिया वैसे भी बना हुआ है कि रियासत जो है वो एक पॉलिटिकल विच हंट कर रही है। लेकिन देखिए, मेरी राय में अगर ये केस बंद भी हो जाता है, अगर ये जैसे जो तरमीम है उसके बाद रिलीफ मिल भी जाता है अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को, तो मेरे ख्याल से उनको फिर भी सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो मुल्क के वजीर आजम थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। जो पैसे आए वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए और हुकूमत को नहीं दिए, नेशनल एक्सचेकर में नहीं जमा कराए। इन सवालों का जवाब उनको फिर भी देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि किस वजह से उन्होंने ये फैसला किया, क्यों फैसला किया, ये क्या उनको वाकई में इससे कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, या किसी और शख्स को उन्होंने फायदा पहुंचाया। तो केस अगर बंद भी हो जाता है, ये फिर भी मैं कहूंगी कि उनके पास एक मुल्क में सबसे अहम ओहदा था, इन सवालों का जवाब उनको जरूर देना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया ना जैसे नवाज शरीफ साहब बेशक कानूनी तौर पर बरी हो गए अपने पनामा के केस में से, लेकिन अभी बहुत सारे सवालात हैं जो हमें पता है वो सजा भी गलत तरीके से हुई, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं उन अपार्टमेंट से मुतल्लिक, उस मनी से मुतल्लिक, ट्रेल से मुतल्लिक जो अभी तक जुड़े हुए हैं। खान साहब के ऊपर भी क्या यही तलवार लटकती रहेगी? आई थिंक ये सवाल है जो ओनली टाइम विल टेल। बट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। खान साहब ने जो नैब तरमीम के ज़रिए रिलीफ मांगा है 190 मिलियन पाउंड्स में, उसको हम डिस्कस करें। और अभी प्रोग्राम में ब्रेक से पहले भट्टी साहब ने इस बात का इजहार किया कि उनके ख्याल में 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है उसका ना सर है ना पाँव है। भट्टी साहब, ऑल्दो इससे पहले तो आप यही कह चुके हैं बार बार कि ये तो बड़ा तगड़ा केस है और परहैप्स खान साहब के खिलाफ जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट केसेस हैं उनमें से ये है। मैं आप पहला अपना पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप उस पे जिससे भी उस मिला के मुख्तसर रख दीजिएगा, मुख्तसर करके 190 मिलियन पाउंड मैडम शेख शुरू कहाँ से होता है? इंक्वायरी शुरू हुई नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, यहाँ से हुई थी। पैसे फिर पकड़े गए और फिर उसके बाद वापस आए। अब दूसरी इसमें गलती क्या थी कि 190 मिलियन पाउंड वाली जो इंक्वायरी थी वो बंद हुई थी और फिर नैब में एक तरमीम हुई, चेयरमैन को इख्तियार मिला, उन्होंने बंद हुई वाली खोल ली। तीसरी कि जब सुप्रीम कोर्ट के, मैं आपके साथ कहता रहा कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों पैसे जमा करवाए, वापस करवाने चाहिए थे, ये मुल्क के पैसे थे। हालांकि आपके ही शो में कहा था कि खलीजी मुल्क बैंक के, उसने जब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया अपने पेपर और उन्होंने कहा कि ये इस मुल्क के पैसे नहीं थे, ये उनके पैसे थे बिजनेस टाइकून साहब के, लेकिन चलो मुल्क के पैसे थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसे वापस कर दिए, उसको दे दिए वफाक को और सिंध को। पैसे वापस मिल गए, इब्तदा भी गलत, इंक्वायरी भी बंद खुली, जो खुली इंक्वायरी थी वो बंद कर दी गई। और आखिर में है अलकादर ट्रस्ट, वो यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है, वो उस पे जाके आप ट्रस्टी तब्दील करके उस पे कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कौन जवाब देना चाहेगा? ये नहीं कहा मैडम शेख, सिर्फ आखिरी जुमला, मैंने ये नहीं कहा कि कोई ये केस गलत है या ये, मैंने कहा इसका कोई सारा है ना पैर है, मतलब मैंने बिल्कुल यही आपका बात, लेकिन सर केस में कितना सब्सटेंस है ये अहम बात है ना। वो सर या पैर आप जो भी कहते रहे उसको। फखर कुछ कहना चाहते हैं? फखर। अलीना, दो बातें हैं, भट्टी साहब ने दो बातें की। एक तो ये कि नैब की तरफ से इंक्वायरी पहले खुली, फिर बंद हो गई, फिर बंद हुई, इंक्वायरी दोबारा खोल दी गई। देखें, जो पहले ये जो नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था, वो मामला ये था कि आया ये जो पैसा है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाना चाहिए या हुकूमत के अकाउंट में जाना चाहिए। ये सिर्फ उस हद तक था और वो इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट में था। उस टाइम जो हालात और वाक़यात थे वो आप सबको पता है, इसलिए वो नैब ने इंक्वायरी उस टाइम, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि पैसा, मकसद ये था कि पैसा पाकिस्तान वापस आना, वो आ गया है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाए या हुकूमत का जो सरकारी ख़जाना है उसमें जाए। तो इस बुनियाद के ऊपर जो दूसरी जो सबसे अहम बात थी वो ये था कि इसके अगेंस्ट मॉनिटरी बेनिफिट लिए गए इमरान खान की तरफ से, जो कि क्लियर कट एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि एक जो प्राइम मिनिस्टर है जो उस टाइम हुकूमत का सरबराह था, उन्होंने एक किसी को फेवर दी और उसके अगेंस्ट में ये जो उनको ज़मीन दी गई या ये सारा कुछ किया गया, तो ये एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी और मॉनिटरी इससे बेनिफिट भी मिले हैं। तो ऐसा नहीं है जो भट्टी साहब इसका वो कर रहे हैं कि सर है ना पैर है। तो ये इस वजह से नैब ने दोबारा ये केस खोला, क्योंकि उस जो फेवर
फेवर के अगेंस्ट में इमरान खान या उनकी तरफ से ये जो एक मॉनिटरी बेनिफिट ज़मीन की सूरत में, और फिर इवन इसमें जो ट्रांजैक्शंस भी हैं, पैसों की भी ट्रांजैक्शंस हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन हैं। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ एक बच्चों को पढ़ाने के हवाले से था, बाकी भी इसमें जो चीज़ें थी। भट्टी साहब जवाब देना चाहेंगे? हाँ मैडम शेख, अब ये केस जो बनता है ना, आपकी चेहरे की खुशी देख के मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है मैडम शेख। जो केस ये बनता है ना, वो केस ये बनता है कि अब ये जो है कि ये रिश्वत है या ये अलकादर ट्रस्ट केस जो है, ये रिश्वत है या ये डोनेशन है या जो कुछ भी, इसको कोई दूसरा नाम दे दे। सर 3-4 जावियों से केस बनता है, ये आपने बताया था मुझे, मैं तो आपके अल्फाज कोट कर रही हूँ। 3-4 जावियों से केस बनता है। सबसे पहला तो केस बनता है मैडम शेख सबसे पहला तो केस मैंने बिल्कुल बताया था उस वक्त जब ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे। थोड़ा सा जब हालात बदले तो भट्टी को भी बदलने दिया करें और खुद भी बदलने दिया करें, रजू करने दिया करें। जब पैसे वापस वफाक और सिंध को मिल गए, यूनिवर्सिटी मौजूद है, इमरान खान की बंद इंक्वायरी खुल गई, उनकी खुली इंक्वायरी बंद हो गई, तो अब मैं फिर क्या करूं इसमें? भट्टी साहब ने हमें पहले बताया था 190 मिलियन पाउंड केस बड़ा तगड़ा केस है और खान साहब के खिलाफ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट केसेस। आज भट्टी साहब ये कह रहे हैं ना सर है ना पैर है। आई लीव इट टू यू गाइस, इसका क्या कर रहे हैं? छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। खबर यह है कि किफ़ायत शुमारी मुहिम के सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने कुछ अहम फैसलों के इकदाम किए हैं और ये फैसले कुछ इस तरह से हैं कि वफाकी हुकूमत के मातहत जितने इदारे हैं उनमें 3 साल से जो खाली आसामियाँ हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। 1 साल से ज़ायद आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती परमानेंट नहीं की जाएगी। फिर इसके साथ साथ सरकारी खर्च पर जो बैरून मुल्क इलाज और दौरों पर जो जाया जाता था उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। नई गाड़ियों की ख़रीदारी, मशीनरी, आलात की ख़रीदारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी, लेकिन एम्बुलेंस, तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक और तालीमी इदारों के लिए बसेस की ख़रीदारी पर इस्तिस्ना होगा। अस्पतालों, लैब, ज़राअत, स्कूल्स के लिए मशीनरी और आलात की ख़रीदारी भी की जा सकेगी। अभी जो इक़दाम किए जा रहे हैं, अब भर्तियां नहीं होंगी भी तो टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर और दीगर चीज़ें जो खर्चों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, क्या इससे मुल्क की मईशत में कोई बेहतरी आ सकती है? अपने तजियाकारों के सामने ये सवाल हमने रखा है। बेनज़ीर, क्या राय आपकी? तो आपको पता है मईशत के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मईशत पे इसका असर पड़ता है या नहीं पड़ता, मेरे ख्याल से एक अच्छा मैसेज है हुकूमत की तरफ से कि हम अपने जो खर्चे हैं, अपने एक्सपेंसेस हैं, उनको कम करने की कोशिश करेंगे, एक एफिशिएंट तरीके से अपने डिपार्टमेंट्स को चलाएंगे। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें अक्सर कहा जाता है कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं और सब सैलरी क्लास खास तौर पे उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और हमारे टैक्सेस बढ़ा भी दिए गए हैं, तो एक अच्छा मैसेज है हुकूमत की तरफ से भी, बजाय इसके कि पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत जो है वो लग्जरी गाड़ियां खरीद रही हैं और डबल कैबिन गाड़ियां आ रही हैं। और हमने बल्कि जब सिंध हुकूमत से पूछा कि ये आप क्यों खरीद रहे हैं इतनी ज्यादा गाड़ियां, तो उन्होंने कहा देखें पंजाब भी तो खरीदता है इतनी महंगी गाड़ियां, और बात तो ठीक है, वो भी खरीद रहे हैं, सिंध हुकूमत भी खरीद रही है, टाइम स्क्वायर में इश्तिहार लग रहे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है इतने पैसे हमारे खर्च करने की वहां पे जाके। तो एक्सपेंसेस कम करने की जरूरत थी, लेकिन मेरे ख्याल से मईशत की जब बात होती है तो इकोनॉमिस्ट तो यही कहते हैं कि जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जब तक बाकी लोगों को टैक्स लेट में नहीं लाया जाएगा, तब तक मईशत तो बेहतर नहीं होगी। अच्छा फखर, ये जो इक़दामात हैं ये एक महज फेस सेविंग तो नहीं है? बिल्कुल अलीना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक कॉस्मेटिक किस्म के मैयर्स हैं। इससे कोई पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। देखें आप अपना ये जो बजट है उसको उठा के देख लें कि जो पाकिस्तान के जो टॉप के एक्सपेंडिचर हैं 1, 2, 3, उसमें जो सबसे ऊपर है वो आपके कर्ज़ों के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आप पे करते हैं। तो आपने अगर अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है तो ये इस तरह के छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उससे नहीं, आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा। हुकूमत को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो आपने मैयर्स लेने हैं उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना है। बाकी इस तरह के जो है आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंडस्ट्री को बढ़ाएं। तो ये इस तरह के वो इकदाम हैं जिससे आप मुल्क की इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोगों को निकाल लें नौकरियों से, या फिर उसके साथ साथ ये इस तरह की छोटी मोटी सी चीज़ें करके वो आवाम को एक वो जिस तरह का भी मैसेज दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत ने वाकई में कोई सीरियस है तो इस हवाले से ये आपको इकदाम उठाने होंगे, बजाय इसके, क्योंकि हुकूमत की मशीनरी चलाने के लिए आपको इंतज़ामिया की ज़रूरत होती है, आपको लोगों की ज़रूरत होती है,
है। हाँ, जो एडिशनल इदारे बंद कर रहे हैं उसके भी मुलाजमीन को ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल निकाल के नौकरी से फारिग कर दिया जाता है, ज़्यादातर को सरप्लस पूल में भेज दिया जाता है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं, अपना सवाल जो है ना वो थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से समझा देती हूँ। आई अंडरस्टैंड बहुत सी डाउन साइजिंग है जो हुकूमत को करनी पड़ती है, तज्जिया कर माहिरीन ये समझते हैं कि कटौती करने की ज़रूरत है, बट यहाँ पर जो हम खालिस्तान बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बड़े देरीना उस मुतालबे की जो हम हुकूमत से भी कर रहे थे कि अपनी जो शाह खर्चियाँ हैं उसके ऊपर ज़रा काबू पाए। तो ये वाले जो इक़दामात हैं, ये आपको लगता है कि वुज़रा की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनके बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स, ये सब कुछ अगर कम होता तो ज़्यादा बेहतर होता, और ये वाले जो इक़दामात हैं ये महज एक वो दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए आपने खुश कर दिया लोगों को और इससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? अलीना, मैं नहीं समझता इससे कितना पड़ेगा आपको। 10 अरब 15 अरब रुपए का बचत होगा, ये तो इतना कोई वो ज़्यादा वो नहीं होता। ये सिर्फ आवाम की ऑप्टिक्स के लिए तो बेहतर है, लेकिन अगर आपने वाकई में आवाम की बेहतरी के लिए वो करना है तो फिर आपको वही जो लॉन्ग टर्म के जो स्टेप्स हैं वो लेने होंगे। ओके, इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, सबसे पहले तो मईशत कर्जों से कैसे जान छुड़ानी है, कर्जों का स्टेप बाय स्टेप कम कर्जे कैसे लेने हैं, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, सरमायाकारी कैसे लानी है, और ज़ाहिर सियासी अदम इस्तेकाम खत्म करेंगे तो ये आएगी। नाहली मिसमैनेजमेंट, करप्शन, आबादी बम, मुआशी इस्लाहत, इन पर फोकस करना होगा। ये बाकी ये जो कफायशारी ये कर रहे हैं ये सारा ड्रामा है, फेस सेविंग है, ये सारा बस एक दिखावे की बातें हैं। वजह कि 18वीं तरमीम के बाद 5 वजारतों के अलावा आपके पास कितने 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद में आपको वजारतें रखनी चाहिए, तो बाकी वजीरों को फारग करें। जो मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल सारे इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सहूलत खत्म करें। ऐवान सदर और ऐवान वजीर आजम का बजट शुरू करें कि वहां से घाटा करना है, वो तो बढ़ा दिया है। गुजरा आला गवर्नर हाउसेज ने क्या अपने खर्चे कम किए हैं? अच्छा होता कि 200 सरकारी इदारे जो कसारे में उन पे फोकस करते। अच्छा होता कि ये जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स हैं, गाड़ियों के काफिले 28 गाड़ियां चल रहे हैं, किस चीज की आपको सिक्योरिटी और चाहिए, वो खत्म करते। अच्छा होता कि बड़े मगरमच्छों को जो दी जाती हैं सब्सिडीज और जो रियायतें वो खत्म हो जाती हैं। यूएनडीपी की रिपोर्ट आपके सामने है 2-3 साल पहले की कि $17 अरब की बड़े लोगों को या बड़े एलीट क्लास को रियायतें और सब्सिडीज दी जाती हैं। अच्छा होता कि हुक्मरान अपने घर से खुद कफायशारी की इब्तिदा करते। जब मैडम शेख आपके ऐवान सदर का बजट आखिरी बजट में भी बढ़ जाए, जब वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ जाए, जब मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल के खांचे लगे हों, जब हुक्मरानों ने खुद ही कफायशारी ना की हो, और जब मुफ्त मोबाइल बांटे जा रहे हों, बड़े घरों की तज़ीनो आराइश हो रही हो, गाड़ियां ली जा रही हो, इश्तिहारात चल रहे हों, तो फिर ये क्या ये उस हमने महकमे में कर दिया, उसमें कर दिया, उसमें कर दिया। तो अपने खुद से शुरू करें, पहले खुद एग्जाम्पल सेट करें, फिर नीचे आए। मज़हर अब्बास साहब, देखिए, इसमें इकोनॉमी के बेहतर करने का मसला नहीं है, ये ऑप्टिक्स होते हैं कि आप किस हद तक अपने आप को आवाम से डिसकनेक्ट कर लेते हैं जब आप हुक्मरान बन जाते हैं। और उसकी इब्तदा होती है जब हमारे अरकान असम्बली जो है मुंतखब होने के बाद सबसे पहले अपनी गाड़ी पे MNA और MP और सेनेटर लिखवाते हैं। जब उनकी गाड़ियों पे, मिनिस्टर्स की गाड़ियों पे जो है वो झंडे लग जाते हैं। आपको पता है कि 70s में जो वो था गवर्नमेंट का कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा किसी की गाड़ी पे झंडा नहीं होगा। ये डिसीजन था इस चीज़ का। तो जो ऑप्टिक्स हैं वो मैटर करते हैं कि आपका जो एक लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल, ये चीज़ें जब ये कम होंगी, कहाँ बाहर की दुनिया में क्या होता है, जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुकेगी, वो ऑप्टिक्स काउंट करते हैं कि मैं अपने बराबर में देखूं कि जी गवर्नर की गाड़ी भी रुकी हुई है, CM गाड़ी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फील होगा कि जो लोग इस पोजीशन पर आते हैं, जो मेरे वोट से मुंतखब होके आते हैं, वो मेरे अपने लोग होते हैं। ये फीलिंग डेवलप होती है। जुनेजो ने क्या किया था? उसने ये तो किया था कि 13 सीसी की गाड़ी पे सब बैठे, क्या बुराई है, चले 1800 सीसी की गाड़ी पे बैठ जाएं उसमें। ये जब आप लग्जरी गाड़ियां ख़रीदते हैं, जब आप बड़े बड़े घर वो करते हैं, जब आपके अलाउंसेस, और गुड गवर्नेंस क्या होती है कि आपका ऑडिटर जनरल अपनी एक रिपोर्ट देता है सालाना। उस रिपोर्ट में उन खामियों की, उन खराबियों की निशानदेही करता है। क्या आपने कभी भी उसका नोटिस लिया है
क्या कभी भी आपने उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है? आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती रहती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बहुत से लोग तो आंसरेबल भी नहीं होते। ये जो चीज़ें हैं, ये ऑप्टिक्स लोगों को दूर करती हैं, हुक्मरानों को। फिर जब वो जो असेंबली का टेन्योर ख़त्म होता है, इलेक्शन होता है, तो ऐसा लगता है कि जी 5 साल बाद चले इनसे मुलाकात हो गई। दुनिया में ऑप्टिक्स क्या है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अगर उसका टेन्योर ख़त्म होता है, चला जाता है, वो अपना ब्रीफ केस उठाता है, चला जाता है, उसे पता चलता है वो बरतानिया का वज़ीर आज़म है, लेकिन वो कहता है कि मेरी फैमिली बड़ी है, तो वो कहते हैं किराए का अपार्टमेंट ले लें आप उसमें। ये ऑप्टिक्स होते हैं। ये आपकी इकॉनमी को बेहतर नहीं करते या इकॉनमी को ख़राब नहीं करते, लेकिन ये आपको अपने आप लोगों से जोड़ते हैं या जुदा करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने लोगों से जुड़ना चाहते हैं या अपने लोगों से जुदा रहना चाहते हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, और ये हर लेवल पे, अब ये जो वजाहत थी, इतनी शेमफुल वजाहत आई थी जब ये 138 गाड़ियाँ डबल बैरल से गवर्नमेंट ने ली थी, उसको डिफेंड जिस तरह किया जा रहा था, उसका दिफा जिस तरह किया जा रहा था, मैं हैरान था उसमें। ये बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले लोगों को सड़कों का नहीं पता कि सड़कें कैसी टूटी हुई हैं, इनको नहीं पता चलता कि सड़कें कैसी टूटी हुई, जाके देखें ना। तो ये जब आप अपने लोगों के दरमियान होते हैं, तो लोग, ये आप कुछ भी करते हैं लेकिन लोग ये फील करते हैं कि हाँ यार मेरे दुख दर्द में ये शरीक है। तो दुख दर्द में सिर्फ इलेक्शन के वक्त शरीक नहीं हुआ जाता, दुख दर्द में पूरे 5 साल। ठीक है, बेनज़ीर wants to add something। अलीना, मजिद साहब अभी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की बात कर रहे थे जो अभी आई भी है जी, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, वो वैसे सबको जिसको मौका मिले उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि हुकूमत के ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनियां खोली हुई हैं बाहर इजाज़त के बगैर, जिन्होंने प्राइवेट बैंक अकाउंट खोले हुए हैं इजाज़त के बगैर, जो टैक्स जमा नहीं करा रहे हुकूमती नेशनल एक्सचेकर में। तो हुकूमत को शायद इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ये भी पैसे हैं जो रिकवर होने चाहिए, इन पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक्सपेंसेस तो चले आप कह रहे हैं अपने कम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ी हैरानकुन रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल की। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।